नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। 20 जून को राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली पुलिस की मारपीट और कांग्रेस दफ्तर में घुसने की हिमाकत पर करेगा चर्चा। इसी दिन राहुल गांधी से ईडी करेगा पूछताछ। महाराष्ट्र में नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया झटका। 20 को होने वाले एमएलसी चुनाव में नहीं मिली वोट डालने की इजाजत। एनसीपी के विधायक हैं मलिक और देशमुख। छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। कल जारी होंगे यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने की घोषणा। 10वीं के दोपहर 2 बजे और 12वीं के शाम 4 बजे नतीजे होंगे घोषित। आज फिर गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 135 पॉइंट की गिरावट के साथ 51,360 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 67 अंक टूटकर 15,293 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना ने पूरे देश में आग लगा दी है। जगह जगह युवाओं का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है। यूपी और बिहार में कई रेलों को निशाना बनाया गया है तो बीजेपी नेताओं की घेराबंदी भी तेज हो गई है। बिहार में तो बीजेपी के नेता पार्टी के झंडे बैनर से ही दूरी दिखाने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी का झंडा देखते ही युवा उस पर टूट पड़ते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डिप्टी सीएम के आवाज भी सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। इसी खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ ही बात करेंगे देश में बवाल मचाने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता के अचानक गायब होने की। मुंबई पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन नुपुर शर्मा का अता पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा बात करेंगे राहुल गांधी के केंद्र सरकार पर साधे गए निशाने की और जानेंगे राष्ट्रपति चुनावों के लिए कब सामने आ सकता है विपक्षी मोर्चे के उम्मीदवार का नाम। बात करेंगे काले धन पर मोदी सरकार के दावों की खुलती पोल की। इसके अलावा और भी दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना अब सरकार के लिए ही अग्निपथ बन गई है। मोदी सरकार पर योजना को वापस लेने और पुरानी प्रक्रिया को ही शुरू करने का दबाव बन रहा है। छात्रों की नाराजगी का शिकार सबसे ज्यादा रेलवे को होना पड़ रहा है। 150 से ज्यादा रेल रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनें तो छात्रों ने फूंक दी हैं। बिहार में तो हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी नेताओं के घर, पार्टी दफ्तर कुछ भी सुरक्षित नहीं दिख रहा है। गुस्सा युवाओं का गुस्सा बीजेपी पर फूट पड़ा है। पूरे देश में युवा सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। युवाओं में गुस्सा है, वो सड़क पर हैं और सरकार जिद पर अड़ी है। युवाओं के गुस्से का शिकार सरकारी संपत्ति तो बन ही रही है। बीजेपी के नेता भी सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। खासतौर पर बिहार में तो बवाल थमता नहीं दिख रहा है। डिप्टी सीएम का घर हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का आवास या फिर पार्टी का दफ्तर, हर जगह युवाओं के गुस्से के निशान देखे जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो खुद को घर में बंद ही कर लिया है। बिहार और यूपी के कई रेलवे स्टेशनों पर छात्रों का कब्जा दिन भर बना रहा है। कई ट्रेन युवाओं के गुस्से का शिकार बनी है। विपक्षी दल भी पूरी तरह से युवाओं के साथ उतर आए हैं और ये सब हो रहा है सेना में भर्ती को लेकर आई नई योजना के चलते। मोदी सरकार ने 2024 में होने वाले आम चुनावों में अपनी हार को देखते हुए अग्निपथ नाम का एक मास्टर स्ट्रोक चला था, लेकिन सरकार का ये दाव पूरी तरह विफल हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरा देश झुलस रहा है। देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही अभी आंदोलन बंगाल, ओडिशा, हैदराबाद आदि जगहों पर भी पहुंच चुका है। छात्रों के विरोध को देखते हुए अब बीजेपी के सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं और इस योजना को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेडीयू ने योजना को वापस लेने की मांग की है। हमने बिहार बंद को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी के सहयोगी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी योजना पर सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। विपक्ष केंद्र पर निशाना साध रहा है, लेकिन सरकार योजना को वापस लेने को तैयार नहीं दिख रही है। इस बीच रेलवे ने बताया कि युवाओं के प्रदर्शन के चलते 150 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हुई हैं। रेलवे की ओर से यात्रियों से कहा गया है कि वो यात्रा से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने को कहा है। युवाओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है।
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कृषि कानून की तरह पीएम मोदी इस योजना को भी वापस लेंगे। मोदी सरकार की एक योजना ने देश में बवाल मचा रखा है। ऐसा ही बवाल बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान ने भी मचाया था। नुपुर के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस तो उन्हें गिरफ्तार करने दिल्ली भी पहुंच गई, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो तो कहीं गायब हो गई हैं। क्यों अचानक गायब हुई नुपुर और क्या है इससे बीजेपी का कनेक्शन, देखिए ये रिपोर्ट। कहां गायब हो गई नुपुर शर्मा? क्या कार्रवाई के डर से छिपी हैं बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता? आखिरकार कब होगी नुपुर शर्मा पर कार्रवाई? ये सवाल पिछले कई दिनों से देश में उठाए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने केवल कार्रवाई का दिखावा किया है, लेकिन उन पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। मगर लोगों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई है और वो दिल्ली पहुंचकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तलाश कर रही है। खबर है कि दिल्ली में बीते 4 दिनों से उनकी खोज जारी है। महाराष्ट्र के गृह विभाग का कहना है कि बीजेपी से निलंबित की गई प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत है। मुंबई पुलिस के पायधुनी पुलिस स्टेशन ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा शर्मा के खिलाफ ठाणे पुलिस में भी शिकायत दर्ज है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि शर्मा को पहले ईमेल कर समन भेजा गया था, वहीं अब पुलिस खुद उन्हें समन देने पहुंची है। मुंबई पुलिस ने रजा एकेडमी की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। साथ ही उन्हें पूछताछ के लिए भी तलब किया गया था। दरअसल मई में एक टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी थी। उनके बयान का असर भारत समेत दुनिया के कई देशों में देखा गया था। कतर, पाकिस्तान, ईरान, इराक समेत कम से कम 14 देशों ने नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि पार्टी ने इस पर कार्रवाई की ओर से शर्मा को निलंबित कर दिया था। बावजूद इसके बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है और तो और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई है, मगर वो गायब हो चुकी हैं। मुंबई पुलिस ढूंढ रही है और नुपुर है कि उनका अता पता नहीं चल रहा है। सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं, जो नुपुर को सुरक्षा उपलब्ध करा रही थी। नुपुर दिल्ली पुलिस की निगरानी में थी, फिर अचानक कहां गायब हो गई? क्या मोदी सरकार उन्हें बचा रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन ही काम करती है। सवाल कई हैं और इन सवालों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। सालों पुराने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी दफ्तर में राहुल गांधी की पहली पेशी 13 जून को हुई थी और इसी के चलते कांग्रेस देश भर में राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन कर रही है। वहीं राहुल गांधी की पहली पेशी के दिन राहुल गांधी झुकेगा नहीं, इस तरह के पोस्टर जगह जगह लगाए गए थे और राहुल गांधी अपने उन्हीं तेवरों के साथ सरकार का मुकाबला करते नजर आए। गौरतलब है कि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रच रही है, क्योंकि मोदी सरकार कांग्रेस से डर गई है और राहुल गांधी मोदी सरकार की मुखालफत करते हैं। इसलिए उनकी आवाज को दबाने और उन्हें डराने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं है और लगातार सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। अपनी जांच के बीच भी राहुल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। खासकर मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब एक बार फिर राहुल ने सरकार के गलत फैसलों को लेकर केंद्र को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। वहीं इससे पहले बीते दिन भी राहुल ने अग्निपथ स्कीम पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था, देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी राहुल के ये तेवर बता रहे हैं कि वो सरकार की किसी भी तानाशाही और उन्हें दबाने की कोशिश के आगे झुकेंगे नहीं। आपको बता दें 13 से 15 जून तक लगातार पूछताछ होने के बाद बीते दिन राहुल को राहत दी गई थी, जिसके बाद आज उनकी दोबारा पेशी थी, लेकिन अब उन्हें सोमवार यानी 20 जून तक का समय दे दिया गया है। राहुल गांधी केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष को इस समय राष्ट्रपति चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लेना है। किसे विपक्षी मोर्चा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगा? 15 जून को इसे लेकर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्ष की अधिकांश पार्टियां जुटी और अब 21 जून को एक और बैठक होने वाली है। तो किसने बुलाई है ये बैठक, देखिए ये खबर।
राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार चुनने के लिए विपक्षी दलों की एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विपक्षी दलों में सर्वसम्मति बनती है तो वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। विपक्षी दलों की लगातार होने वाली इन बैठकों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बता दें कि ममता बनर्जी ने 22 विपक्षी दलों को बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, जिसमें विपक्ष की अधिकांश पार्टियां शामिल हुई। यहाँ तक कि पहली बार ममता की बुलाई बैठक में वामपंथी दलों ने भी शिरकत की थी। 15 जून को हुई बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई। पवार के नाम पर भी सभी लोग तैयार थे, लेकिन पवार ने खुद को इस दौर से हटा लिया। इसके बाद दूसरे नामों पर विचार हुआ और अब अगले दौर की बैठक शरद पवार ने ही बुला ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 21 जून को मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में 17 दलों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में किसी एक नाम पर सहमति बन जाती है तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि पिछली बैठक में गोपाल कृष्ण गांधी का नाम उभर कर सामने आया था। उनसे बात भी की गई थी, लेकिन गांधी ने चुनाव को लेकर सोच विचार करने के लिए कुछ समय मांग लिया था। ऐसे में दावा तो ये भी है कि वो अपना जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जिन दलों ने ममता की बैठक से दूरी बनाई थी वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन दलों के शरद पवार से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में विपक्ष के मजबूत होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं और यही बात बीजेपी की टेंशन बन गई है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो 2024 में उसका सत्ता में आना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी इस एकजुटता में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष बीजेपी की कोशिशों को नाकाम करने में लगा हुआ है। शरद पवार ने अब राष्ट्रपति चुनावों के लिए विपक्ष की कमान अपने हाथों में ले ली है। पवार की राजनीतिक चालों से बीजेपी की चिंता अभी से बढ़ने लगी है तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से मोदी सरकार पर हमले भी तेज हो गए हैं। शिवसेना ने तो मोदी सरकार की तुलना हिटलर से ही कर दी, बस हिटलर का गैस चैम्बर छोड़ दिया। गांधी परिवार से जुड़े लोगों का नाम इतिहास से मिटाना चाहती है मोदी सरकार। लोगों के मन से मिटाना चाहती है गांधी परिवार की यादें। मोदी सरकार गांधी परिवार से जुड़ी विरासतों को भी समाप्त करने की कर रही है कोशिश। इस तरह के आरोप शिवसेना ने मोदी सरकार पर लगाए हैं। सामना में लिखे संपादकीय में शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है। राहुल गांधी से सवाल करके बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो किसी का भी कॉलर पकड़ सकती है। बीजेपी न केवल पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यादों को मिटाना चाहती है, बल्कि नेहरू गांधी वंश की विरासत को भी नष्ट करना चाहती है। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, कल कोई भी हो सकता है। बस अब सरकार के पास विरोधियों को खत्म करने के लिए गैस चैम्बर की ही कमी बची है, जैसा कि हिटलर ने बनाया था। शिवसेना ने केंद्र की जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई करती है। सत्ता पक्ष से जुड़े किसी नेता पर कार्रवाई की हिम्मत ईडी के अधिकारियों की नहीं होती है। कानून सबके लिए बराबर होता है तो फिर ईडी की कार्रवाई एक पक्षीय क्यों होती है? शिवसेना, आरजेडी, एसपी, जेएमएम, कांग्रेस, टीएमसी जैसे विपक्षी दलों पर ही ईडी कार्रवाई करती है। बीजेपी या उसके सहयोगियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जांच एजेंसियों को किसी बीजेपी नेता के घर पर छापा मारते नहीं देखा गया है। ईडी हो या सीबीआई, उनके रडार पर विपक्षी दल और उनके नेता ही हैं। लंबे समय तक बीजेपी के सहयोगी रही शिवसेना के तो 2 नेता जेल में हैं और कई ईडी के निशाने पर हैं। इन सबके बीच शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी की असफलता से जुड़ा पाठ किताबों से हटाया जा रहा है। मोदी सरकार इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि इतिहास में बदलाव की जरूरत है, तो अब राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने सरकार के संकेतों पर बदलाव करना शुरू भी कर दिया। अब सीबीएसई के स्कूलों में छात्रों को गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव से जुड़ा पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी की 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब से इसे हटा लिया गया है। किताब में भारतीय राजनीति में हाल के विकास शीर्षक वाले अध्याय 9 में ये शामिल था। इसके एक पैराग्राफ में लिखा था कि गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव से पता चलता है कि सरकारी तंत्र भी सांप्रदायिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। गुजरात जैसी घटनाएं हमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करने के खतरे से सचेत करती हैं। ये लोकतांत्रिक राजनीति के लिए भी खतरा है। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान भी शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका मुख्यमंत्री को एक संदेश है, उसे राजधर्म का पालन करना चाहिए। एक शासक को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर अपनी प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दरअसल ये बातें अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी के लिए कही थी, जो उस समय गुजरात के सीएम थे। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गोधरा में हुए रेल हादसे के बाद से पूरे राज्य में सांप्रदायिक टकराव हुए थे और सीएम नरेंद्र मोदी इसे रोकने में कामयाब नहीं रहे थे। आज नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं और गुजरात से जुड़ी घटनाओं को अब स्कूली पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। 12वीं कक्षा के इतिहास की किताब से मुगल दरबार से जुड़ा पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है।
जिसमें मुगल काल के समय भारतीय की विकास यात्रा की पूरी झांकी दी गई थी। बीजेपी के अंदर से ही इसे लेकर कई बार सवाल उठते थे कि मुगलों का इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए अब इतिहास की किताब में से इसे हटा लिया गया। इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव को लेकर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी का दावा है कि पाठ्यक्रम में सुधार की ये प्रक्रिया उनके कार्यभार संभालने से पहले शुरू हुई थी, इसलिए वो इस पर ज्यादा नहीं बोल सकते। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के झूठे दावे की। 2014 में काले धन को देश में वापस लाने की बात करने वाले पीएम मोदी के एक और दावे की पोल खुल गई है। स्विस बैंक ने एक बड़ा खुलासा किया है जो मोदी सरकार के दावे को झूठा साबित करने के लिए काफी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्विस बैंक में जमा काले धन में एक साल के अंदर 50% का इजाफा हो गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए थे और वादा किया था कि उनकी सरकार विदेश में जमा भारतीयों का काला धन वापस लाएगी। ये धन इतना है कि इससे हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन देश की सत्ता संभाले पीएम मोदी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वो 15 लाख का वादा जुमला निकल चुका है। न देश में काला धन आया और न ही किसी भारतीय को 15 लाख रुपए मिले। लेकिन इस बीच देश से काला धन स्विस बैंक में जरूर जमा हो गया। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय कंपनियों और लोगों का धन 2021 के दौरान 50% बढ़कर 14 साल के उच्च स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक यानी 30,500 करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गया है। इसमें भारत में स्विट्जरलैंड के बैंकों की शाखाओं और दूसरी वित्तीय संस्थाओं में जमा धन भी शामिल है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की तरफ से गुरुवार को जारी सालाना आंकड़ों के मुताबिक प्रतिभूतियों समेत इससे जुड़े साधनों के जरिए हिस्सेदारी और ग्राहकों की जमा बढ़ने से स्विस बैंकों में भारतीयों का धन बढ़ा है। इससे पहले साल 2020 के आखिर तक स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय का धन 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए था। इसके अलावा भारतीय ग्राहकों के बचत या जमा खातों में जमा राशि 2 साल की गिरावट के बाद 2021 में लगभग 4,800 करोड़ रुपए के 7 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। स्विस सरकार हालांकि स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा भारतीयों के धन को काला धन नहीं मानती है। स्विट्जरलैंड का कहना है कि उसने कर चोरी के खिलाफ लड़ाई में हमेशा सक्रिय रूप से भारत का समर्थन किया है। आंकड़ों के अनुसार विदेशी ग्राहकों की बात की जाए तो स्विस बैंक में ब्रिटेन का 379 अरब स्विस फ्रैंक जमा है, जो सबसे अधिक है। इसके बाद अमेरिका के ग्राहकों का स्विस बैंकों में 168 अरब स्विस फ्रैंक है। 100 अरब से अधिक जमा वाले ग्राहकों की सूची में केवल अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।